क्या भारत के वैज्ञानिकों ऋषि मुनियों ने दुनिया को कुछ दिया है, और दिया है तो क्या दिया है? जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से पत्थरों के औजारों से जिंदगी काट रहे थे, उस समय भारत में लोग सोच रहे थे कि पृथ्वी क्यों घूमती है, ग्रह कैसे चलते हैं और मानव शरीर कैसे काम करता है। यह जिज्ञासा और नॉलेज की खोज ही भारत की वास्तविक ताकत रही है। लेकिन क्या सच में भारत में पहले ही बहुत कुछ खोजा जा चुका था, जिन्हें पश्चिमी देशों ने बहुत ही बाद में खोजा था? भारत में पहले कितने वैज्ञानिकों ने क्या महान खोजें की थी और कब की थी, और क्यों उनका नाम नहीं दिया गया उनकी खोज के ऊपर? अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि पहले हजारों साल से लेकर कौन कौन सी महान खोजें हुई है भारत में। भारत का इतिहास सिर्फ मंदिर, साम्राज्य या युद्ध का नहीं है, बल्कि यह उन दिमागों की कहानी है जिन्होंने विज्ञान को सबसे पहले जीवन का हिस्सा बनाया था। अध्यात्म और विज्ञान भारत में कभी एक दूसरे के विरोधी नहीं रहे हैं, बल्कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हुआ करते थे। भारत ने गणित को भाषा दी जिस पर आज पूरी आधुनिक सभ्यता खड़ी है, और आर्यभट्ट ने ही कहा था कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पृथ्वी की छाया और चंद्रमा की स्थिति के कारण होती है, जबकि बाकी दुनिया इसे देवताओं का क्रोध मानती थी। आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में लिख दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, और यह जानकारी इतनी सटीक थी कि 18वीं सदी के वैज्ञानिक गुइलम ले जेंटिल ने पांडिचेरी की अपनी यात्रा के दौरान जाना था कि भारतीयों के कैलेंडर के अनुसार 30 अगस्त 1765 को हुए चंद्र ग्रहण का समय मात्र 41 सेकेंड ही कम था। आर्यभट्ट की एक और गणना के अनुसार पृथ्वी की परिधि 39,968 किलोमीटर है। ये आज की संख्या 40,075 किलोमीटर से मात्र 0.2% ही कम है। और ऐसे ही समय भी जो आर्यभट्ट जी ने बताया था वो 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड का है। आधुनिक समय में 23 घंटे 56 मिनट और 4.091 सेकंड का है। इतना छोटा सा ही अंतर है इन दोनों में। इसी प्रकार आर्यभट्ट जी के हिसाब से पृथ्वी के एक वर्ष का समय 365 दिन 6 घंटे 12 मिनट और 30 सेकंड का होता है, जो आधुनिक समय गणना के अनुसार इसमें सिर्फ 3 मिनट और 20 सेकंड का ही अंतर है। और पाई का मान 3.1416 दिया था, जो आज भी इस्तेमाल होता है। उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री फलन ज्या और कोज्या को भी परिभाषित किया था, जो बाद में बोलने के तरीके की वजह से साइन और कोसाइन बना। और वराहमिहिर ने 6वीं शताब्दी में ही ग्रहों की गति, ग्रहण और नक्षत्र के मानचित्र पर काम किया था। ब्रह्मगुप्त ने 7वीं शताब्दी में ही पहली बार शून्य को संख्या के रूप में परिभाषित किया था, जिसका मतलब है कुछ भी नहीं या फिर किसी चीज का नहीं होना होता है। और उन्होंने नेगेटिव संख्या एल्जेब्रिक संख्याओं के नियम भी दिए थे। भास्कराचार्य ने 12वीं शताब्दी में उनकी किताबों में से लीलावती और बीजगणित, अंकगणित और कलन जैसे कॉन्सेप्ट दिए हैं। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी वस्तुओं को आकर्षित करती है, यानी गुरुत्वाकर्षण का संकेत भी दिया था। और न्यूटन से 500 साल पहले यह सब कुछ हुआ था, जब यूरोप में पहले रोमन अंक चल रहे थे जिससे भाग या गुणा करना लगभग असंभव था। उस समय भारत के व्यापारी, खगोलशास्त्री और गणितज्ञ दशमलव प्रणाली का उपयोग किया करते थे, यानी दुनिया की पूरी कंप्यूटेशनल प्रणाली भारतीय तर्क पर खड़ी है। भारत के प्राचीन खगोलविदों ने नंगी आंखों से वो चीजें समझी जिसके लिए आज शक्तिशाली दूरबीनें लगती है, वो भी उस समय में समझ ली गई थी। भास्कराचार्य ने भी पृथ्वी के परिक्रमा का समय 365.258 दिन बताया था, जो आज के समय के माप 365.256 दिन से लगभग 100% सटीक है। पंचांग प्रणाली, जो भारतीय कैलेंडर प्रणाली है, वो भी खगोलीय गणना पर आधारित थी। यानी भारत में खगोल शास्त्र सिर्फ सिद्धांत नहीं था, बल्कि वो रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग भी होता था। और भारत में चिकित्सा केवल बीमारी ठीक करने के लिए नहीं थी, बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन की समझ थी। महर्षि चरक ने 2nd सेंचुरी बीसी में बता दिया था कि हर रोग का कारण शरीर में असंतुलन होता है, और उनकी चरक संहिता आज भी आयुर्वेद की मूल पुस्तक मानी जाती है। सुश्रुत, उन्हें शल्य चिकित्सा के पिता कहा जाता है। उन्होंने 300 से अधिक शल्य प्रक्रिया और 120 शल्य उपकरणों का वर्णन किया है। उनकी सबसे प्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जरी थी, जिसे शायद आपने भी कभी सुना होगा, राइनोप्लास्टी, यानी नाक की सर्जरी, जो 2600 साल पहले भारत में हुआ करती थी। जब यूरोप में लोग मानते थे कि बीमारियां शैतान के साए से आती है, तब भारत में डॉक्टर नसबंदी, टाके और बेहोशी की बुनियादी तकनीकों को समझ चुके थे। और उनके मेटलर्जी इतनी अच्छी थी कि उनका बनाया हुआ खंभा आज भी अच्छी तरह से मौजूद है। दिल्ली में मौजूद यह लोहे का स्तंभ 34वीं शताब्दी का है। 1600 साल पुराना यह लोहे का खंभा आज भी इसको जंग नहीं लगा है। इसमें फास्फोरस और लोहे का ऐसा अनुपात है जो आधुनिक मेटलर्जी को भी सोखा देता है। जस्ता मेल्टिंग, भारत ने सबसे पहले जस्ता को शुद्ध धातु के रूप में निकालना शुरू कर दिया था, जिसको यूरोप ने यह तकनीक 1000 साल बाद में सीखी थी। वुड्ज स्टील, यह वही प्रसिद्ध स्टील है जिससे 10वीं की तलवारें बनती थी। और ऐसे कई कारण रहे जिनकी वजह से बहुत सारी खोजें भारतीयों के नाम नहीं हो पाई। जैसे उस जमाने में लोगों का मोटिव सिर्फ नाम कमाना नहीं था,
उस समय में पाई जैसी चीजें मंदिर बनाने या नक्षत्रों की गणना के लिए निकाली गई थी। काम बन गया और बस उसे वहीं रख दिया। उसे दुनिया भर में प्रसारित करने की जरूरत ही नहीं समझी। और ज्ञान ज्यादातर गुरु शिष्य परंपरा में मौखिक ही चलता था। उसे किताबों में लिखकर दुनिया भर में नहीं बांटा गया। जो लिखा भी गया वह संस्कृत में था, जिसे आम लोग ज्यादातर नहीं समझते थे। और लिखित में नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय में हमारे पुराने ज्ञान का भंडार था, जिसे बाहरी हमलावरों ने जला दिया। इससे हमारा बहुत सारा लिखित इतिहास और खोजें हमेशा के लिए ही खत्म हो गई। बाद में अंग्रेजों का शासन आया और उन्होंने इतिहास को इस तरह से पढ़ाया कि लगे सारी बड़ी खोजें यूरोप ने ही की है। उन्होंने भारत को एक रहस्यमय और अंधविश्वासी देश बताकर पेश किया, ना कि वैज्ञानिक के रूप में। यानी हमने खोजें तो बहुत सारी की, लेकिन उसे दुनिया तक पहुंचाने का काम ठीक से नहीं किया गया। फिर दूसरों ने वही खोजें की और उसे अपने नाम से दुनिया भर में मशहूर कर दिया। अब आते हैं आज़ादी के बाद के भारत पर, जहां भारत ने फिर से विज्ञान को आत्मनिर्भर की ताकत बना दिया है। इसरो की शुरुआत 1969 में हुई थी डॉक्टर विक्रम साराभाई के विजन से। उड़ान के लिए उस समय पहला रॉकेट साइकिल और बैलगाड़ी पर लॉन्च पैड तक पहुंचाया गया था। आज इसरो ने चंद्रमा, मंगल और सूर्य तीनों की कक्षा में प्रोब व्हीकल भेज दिए हैं। भारत के अंतरिक्ष मिशन दुनिया में सबसे कम खर्च के भी होते हैं, जहां नासा या ईएसए से 10 गुना तक सस्ते होते हैं। अगर परमाणु हथियार के बारे में बताऊं तो आपको भी लगता होगा कि जैसे दुनिया के सभी देशों ने एक दूसरे से न्यूक्लियर बम बनाने की टेक्नोलॉजी ली है, वैसे ही भारत ने भी किसी दूसरे देश से ली होगी। लेकिन भारत ने किसी दूसरे देश से नहीं लिया, बल्कि खुद ही परमाणु हथियार बनाया है। डॉक्टर होमी जे भाभा भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक रहे हैं। 1974 पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। फिर 1998 पोखरण में ही ऑपरेशन शक्ति हुआ था। और भारतीय वैज्ञानिकों की खोजों में से ये तो सिर्फ कुछ ही है, और भी बहुत कुछ खोजा गया था। और नासा में भी भारतीय मूल के कई वैज्ञानिक काम करते हैं। भारत की यह कहानी बताती है कि हमारे डीएनए में ही जिज्ञासा है। भारत ने शून्य से शुरुआत की थी, पर आज ब्रह्मांड की सीमाओं तक पहुंच गया है। यह है भारत, जहां विज्ञान कोई विषय नहीं संस्कार है। और आने वाले समय में भारतीय वैज्ञानिक सिर्फ उत्तर ही नहीं देंगे, बल्कि नए प्रश्न भी पैदा करेंगे।